आत्मबंधन मास्टर्स सभी को आपके सबके भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को नमन करते हुए मैं डॉक्टर गुरपिंदर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शुभ मंगलवार के इस प्यारे से कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक है मेरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर। मास्टर की जर्नी, एक मास्टर की लाइफ वो एक खुली किताब की तरह होती है जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है, बहुत कुछ सिखा के जाती है। उनकी लर्निंग्स एंड चर्निंग्स कैसे एक साधारण लाइफ जब जन्म होता है शुरू करते हैं और मास्टर बनने तक के सारे उतार चढ़ाव वो सब पार करके हमारे लिए एक शिक्षा का स्रोत बनते हैं। सो आज हमारे साथ हैं मास्टर कमलजीत कौर, जिनके रेफरेंस हम 2 पिछले सेशंस में सुन चुके हैं कि कैसे वो लोगों को इंस्पायर अपनी सर्विस के साथ, फिजिकल भौतिक दुनिया की सर्विस के साथ आध्यात्मिक सर्विस को उन्होंने नए मायने दिए। स्टूडेंट्स को कैसे, टीचर्स को कैसे स्कूल में जहाँ पे वो एक वो टेस्ट कराया मेडिटेशन का। और आज हमारे साथ हैं कमलजीत मैम। ओवर टू यू मैम एंड वेलकम, वेरी वेलकम। आत्मबंधन, सभी को मेरा आत्मबंधन। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ और गुरपिंदर मैडम का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि आप सभी के साथ रूबरू होके अपने जीवन की यात्रा को बांट सकूं। तो फिर से मैं सभी ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिवंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मास्टर्स, ये जो टॉपिक है, बाहर से एक यात्रा, बाहर से भीतर की ओर, तो इस यात्रा में सबसे पहले मैं अपने बचपन को बताना चाहूंगी कि मैं अपने घर में, मेरी 3 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी बहन हूँ और मेरा एक भाई है जो मुझसे 7 साल छोटा है। मेरे माता पिता दोनों ही बहुत पढ़े लिखे हैं और मेरे डैडी उस समय पर इंजीनियर थे CPWD में और मेरी मदर हाउसवाइफ। उन्होंने हमारा लालन पालन बहुत ही प्यार से किया, पूरी सुख सुविधाएं हमें देने की कोशिश की। मेरे जो डैडी वो जीनियस थे, बहुत ही गांव में कोई सुविधा ना होते हुए भी उन्होंने पढ़ाई की। चक्की पर दीवा रख के वो पढ़ा करते थे और उन्होंने 10th एग्जाम, जब FA कहते थे पंजाब में उसको, तो FA में उन्होंने वहाँ पंजाब में टॉप किया था और फिर उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और इंजीनियर बने। और मेरी मदर भी, उस समय पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन मेरे नाना जी ने मेरी मम्मी को पढ़ाई लिखाई कराई। वो चाहते थे कि मेरी बेटी बहुत पढ़े और मेरी मम्मी ने अच्छे से पढ़ाई करी। 18 वर्ष की उम्र में ही वो खुर्दपुर के कॉलेज में लेक्चरर लग गई थी। तो इस तरह मेरी मदर जो है, उन्होंने परिवार का जब बोझ सिर पे पड़ा, परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही थी, तो ससुराल का भी प्रेशर था, तो उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी और वो हाउसवाइफ बनकर
उन्होंने अपना पूरा जीवन हम बच्चों को पालने में झोंक दिया। और वो एक ही बात कहती थी कि मेरी बेटियां तीनों पढ़ेंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। तो ये हमारी माँ का ही सपना है, जो हम तीनों बहनें अच्छे से सेटल हुई और अपने अपने पैरों पर खड़ी हुई और अच्छी अच्छी नौकरी हमें मिली। और मेरा जो छोटा भाई, मुझसे 7 साल छोटा, तो वो, उसके साथ भी हमारा एक अलग तरह का अनुभव कि हमने उसको कैसे मांगा। हम तीनों ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे और बोलते थे कि ये हे भगवान, तीनों को एक भैया दे दो, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, पैरों पर हम पड़े हुए हैं। तो ऐसे प्रार्थना सुनी भगवान ने और हमें भाई दिया। तो हमारा जो आपस में भाई बहनों का भी बहुत ज्यादा प्यार था। मेरी बहनें जो हैं, मेरे से दोनों बड़ी, तो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं एक साधारण सी, ज्यादा मतलब ऐसे नहीं थी कि बहुत वो हूँ इंटेलिजेंट, इस तरह से नहीं थी। हाँ, मुझे ऐसे लगता था मैं एवरेज हूँ। और मेरी दोनों बहनें बहुत होशियार थी और वो अच्छी भी थी पढ़ने में मेरे को, लेकिन और जो मेरी छोटी बहन थी ना, उसको 9 साल तक मेरी नानी ने पाला। और वो जब हमारे पास आई 9 साल बाद, तो मुझे ऐसा लगता था ये क्यों आ गई, ये मेरा शेयर करने के लिए आ गई सब कुछ। तो उससे जेलस भी हो जाती थी। लेकिन फिर भी वो इतनी प्यारी थी कि उसने कभी इस तरह की फीलिंग आने नहीं दी और बहुत प्यार किया। और धीरे धीरे हमारे बीच में इतना ज्यादा प्यार हो गया कि वो एक एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन गई हम तीनों बहनों की। और हम अपने भाई को उठा उठा के ऐसे घुमा करते थे, ऐसे हंसते खेलते हमारा बचपन बीता। और बहुत ही अच्छे से हमारी पढ़ाई पर ध्यान दिया गया। सब कुछ जैसे मिलता ही गया बिना मांगे। लगी नहीं किसी चीज की ऐसा जरूरत है और हमें नहीं मिली हो। और जब हम थोड़े से बड़े हो गए, मेरी बहनों की दोनों की शादी हो गई। और बीच में 1 डेढ़ साल का गैप था। और उसमें मेरी शादी में, तो मेरा भाई, मैं स्कूल से आती पढ़ा के, वो अपने स्कूल से आता, वो तो हमारा थोड़ा डिफरेंस था ना। तो आके हम एक दूसरे के ऊपर कुशन पहले मारते थे, थोड़ी देर मार के थक के फिर हम बैठ जाते थे। तो ऐसे 1.5 साल बाद, मेरी बहनों की शादी के 1.5 साल बाद ही मेरी शादी हो गई। और पहला ही लड़का देखा और मुझे पसंद आ गया, मेरे मम्मी डैडी को भी पसंद आ गया और मेरी शादी हो गई। और जो मुझे परिवार मिला, बहुत ही पढ़ा लिखा, लेकिन बहुत ही डाउन टू अर्थ। और मेरे पति बहुत ही समझदार, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर सरकारी जॉब में थे और बच्चों की तरह से मुझको प्यार करते थे। मैं बिल्कुल जैसे पीछे लगते हैं, पीछे लग गई और पूरा समर्पण कर दिया। जो वो कहते हैं वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कभी मुझे ये कहना भी नहीं पड़ा कि मुझे ये चाहिए या वो, सब कुछ भी मुझे जैसे अपने घर में मिलता रहा, यहाँ भी मिलता रहा। सभी का प्यार मिला ससुराल से। और मेरा, कभी मैंने अपना अकाउंट अलग नहीं रखा, हमारा जॉइंट ही अकाउंट था। कभी मैं बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं गई। बस एक जीवन अच्छे से चल रहा था। मुझे 2 बेटे, एक साल के गैप पर, एक मेरा बेटा पहले साल में हो गया और दूसरा बेटा फिर नेक्स्ट ईयर। मुझे 2 बेटे मिले। 30,440 रुपये बचेंगे वो आपके। बस उनको पालने में जैसे समय पंख लगाकर उड़ गया।
और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बिटिया चाहिए। और ऐसा थॉट आते ही एक दिन मैं 96 की बात है, नहीं 95 की बात है, मैं बैल्कनी में खड़ी थी, वहाँ गुरु नानक देव जी का जन्मदिन था और प्रभात फेरी वहां से चली, तो मैं मत्था टेक रही थी वहां पर। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे पास डॉटर है। तो 96 में मेरे पास डॉटर आ गई और दोनों बच्चे का 10 साल का, बड़े बेटे का 10 साल का फर्क था उसके साथ। तो सभी ने उसको बहुत प्यार दिया, हम सब ने मिलजुल कर उसको बड़ा किया, प्यार इस तरह हमारा समय मालूम नहीं कहाँ उड़ गया। और अपनी नौकरी करते करते स्कूल की जिम्मेवारियां, घर की जिम्मेवारियां, बच्चों का पालन पोषण, इसी में ही, इसके अलावा कहीं मेरा ध्यान ही नहीं गया। और जब 2011 में मेरी मदर बीमार हुई और हम हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे, तो मेरे हस्बैंड का फोन आया कि मुझे मेरी तबीयत खराब लग रही है और मुझे थूक में थोड़ा ब्लड आया है। तो मैं घबरा गई और फिर जल्दी से घर आए और उनका चेकअप करवाया। तो उनके किडनीज पर इफेक्ट था, जिस वजह से 1 साल तक ट्रीटमेंट चला। और मीनवाइल मेरी मदर जो है वो एक्सपायर हो गई। और मदर का जो ये शोक था अभी मेरे हृदय से ना नहीं गया था। तो मेरे हस्बैंड 3 जनवरी 2012 को एक्सपायर हो गए। तो उस समय ऐसे लगा कि सब तरफ अंधेरा छा गया है, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे बच्चे सेटल्ड नहीं है। मेरी छोटी बेटी 10th में थी तब। तो ऐसे लगा कि अचानक मुसीबतों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट चुका है और कुछ अलग से बिहेव करने लगी। धीरे धीरे मुझे ऐसे लगा कि मेरी हेल्थ का ग्राफ नीचे जा रहा है और मुझे एक डिप्रेशन ने घेर लिया है। मेरे को पढ़ाने लगती हूँ तो ब्लैंक हो जाती हूँ। मैं उन दिनों 11th-12th में फिजिक्स पढ़ाया करती थी मॉडल स्कूल नजफगढ़ में, मेरी गवर्नमेंट जॉब है। तो लेकिन जब मैं चौक उठाती तो मुझे ऐसे लगता मेरे चौक हाथ से गिर जाता, मेरी ग्रिप खत्म हो गई। और मुझे ऐसा लगा कि ये सब क्या हो रहा है। और घर पर भी आकर मैं बेड पर बैठ जाती और बिल्कुल लेटना तो मैंने उसी दिन से बंद कर दिया था, उनकी डेथ के बाद से मैं लेटना ही बंद कर दिया था, मैं बैठे बैठे ही सोती थी। तो ऐसे ही मैं बैठे बैठे मेरे 5-6 महीने निकल गए। तो मई की छुट्टियां आ गई, गर्मियों की छुट्टियां, और मैं पलंग पे ऐसे बैठी हुई थी और उन्हीं विचारों में, उधेड़ बुन में मुझे अचानक ऐसे लगा कि ऐसा नहीं चलेगा। और मैं जानती थी कि हमारी सोसाइटी में कोई हस्बैंड वाइफ है जो ध्यान सिखाती है। तो मैं एकदम झटके से उठी और मैं उनके घर पहुंच गई, श्रीनिवास जी और नागलक्ष्मी मैडम, उनके घर में पहुंच गई। हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं।
और मैंने उनसे कहा कि मुझे ध्यान सीखना है। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बिठाया सोफे पे और उन्होंने ध्यान की विधि बताई और मुझे ध्यान करने के लिए कहा। गाइडेड मेडिटेशन उन्होंने मुझे बहुत प्यार से करवाई और मुझे मालूम नहीं मैं कब गहरे ध्यान में उतर गई। और ध्यान में मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, एक ऐसा विजन आया जिसको मैंने फिर श्रीनिवास जी के साथ शेयर किया बाद में। और वो विजन मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि मुझे ऐसा दिखा कि कोई एक बहुत यंग सी लड़की है जो प्रेग्नेंट है और ऐसे मुझे दिख रहा है कि वो बैठी ऐसे आलती पालती लगाकर। और फिर मुझे ऐसे कैमरा जैसे घूमता है ना, इस तरह मुझे उसकी गोदी में एक फिर बाद में मुझे बेबी दिखाई दिया। और फिर जैसे कैमरा पूरा बेबी के फेस के ऊपर फोकस कर रहा हो, ऐसे मुझे फेस बहुत क्लियर दिखने लगा बेबी का। और उस बेबी के फेस पर एक बहुत अच्छी स्माइल थी। और उस स्माइल को देखते ही मुझे एकदम विचार आया कि ये तो मेरे हस्बैंड की स्माइल है। तो ये विजन जब मैंने शेयर किया श्रीनिवास जी के साथ और नागलक्ष्मी मैडम के साथ, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा विजन आया मैडम आपको। और मुझे भी अंदर से यही लग रहा था जो उन्होंने बताया कि जैसे मेरे हस्बैंड ने कहीं बर्थ ले लिया है और वो बहुत खुश हैं। तो ये विचार आते ही मेरा सारा डिप्रेशन नामालूम कहाँ चला गया। और एक नई ऊर्जा के साथ मैं स्कूल गई। वहां पर नई ऊर्जा के साथ मैंने फिर से पढ़ाना शुरू किया और बच्चों का रिस्पांस अच्छा आने लगा। मेरी ग्रिप फिर से आ गई, मेरे हेल्थ का ग्राफ ऊपर जाने लगा और बहुत एनर्जेटिक फील करने लगी मैं। उस दिन के बाद से मैं हर रोज ध्यान करती थी और मेरे बच्चे, तीनों ही बच्चे बहुत ही मेरा साथ देते थे। जब घर में मैं डिप्रेशन में भी थी तो भी बच्चों ने ही मुझे संभाला। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर पर भी बच्चे हैं, मेरे स्कूल पर भी बच्चे हैं और मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति है और ये इस तरह से नहीं चल सकता। और ये मुझे इससे बाहर आना ही है। और ये प्रभु की कृपा से मैं उस डिप्रेशन से बाहर आ गई और पूरे जोश से बच्चों को पढ़ाने लगी। तो धीरे धीरे जब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे इतना फर्क पड़ सकता है एक ध्यान करने से, तो मैंने तो इस 50 वर्ष की आयु में ध्यान शुरू किया। तो ये बच्चे अगर इस उम्र में ध्यान शुरू करेंगे तो ये कहाँ पहुंचेंगे। तो मैंने भी उन बच्चों को भी क्लास में पहले 5 मिनट ध्यान कराना शुरू किया, उसके बाद मैं उन्हें पढ़ाया करती। धीरे धीरे हमारे बच्चे जो मॉडल स्कूल मुजफ्फर में थे वो अबव एवरेज ही आते थे।
इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो लेकिन बच्चे 60%, 65%, 70, इससे ज्यादा मैंने नहीं देखा था कभी। तो प्री बोर्ड आ गए। मैंने जुलाई में उनको ध्यान शुरू कराया, मैंने मई में खुद सीखा। और प्री बोर्ड आ गए दिसंबर जनवरी में। और प्री बोर्ड में बच्चों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और मेरे लिए ये बहुत अमेजिंग था कि ऐसा भी हो सकता है। और फिर बोर्ड एग्जाम हुए और बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों को कुछ बच्चों को हाईएस्ट मार्क्स फिजिक्स में भी प्राप्त हुए। मेरिट लिस्ट में भी थे बच्चे और 90% अबव मार्क्स थे सभी के। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट था स्कूल के लिए भी और मेरे लिए भी। तो मुझे ऐसे लगा कि एक रास्ता हाथ में लग गया। ध्यान के माध्यम से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने मेरे घर के बच्चे भी स्पिरिचुअलिटी में आए और उन्होंने भी अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किया और स्कूल में भी अद्भुत रिजल्ट हमें मिल रहे थे। तो मैं बहुत खुश थी और मैं अंदर ही अंदर प्लान कर रही थी कि मुझे अब नेक्स्ट ईयर कैसे करना है। मैं शुरू से ही ध्यान कराऊंगी, हर क्लास में जाके सिखाऊंगी, ज्यादा देर कराऊंगी। इस तरह मेरे मन में प्लानिंग चल रही थी। तो सडनली मेरे प्रमोशन के ऑर्डर्स आ गए। मैं वाइस प्रिंसिपल बन गई। तो प्रमोशन पे खुश ना होते हुए मुझे दुख लगा कि मुझे ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक लय बन गई है मेरी ध्यान सिखाने की और ये लय चलती रहे। तो लेकिन जब प्रमोशन आई और ट्रांसफर ऑर्डर आए तो जाना ही होता है। तो मेरी प्रमोशन बिल्कुल एडजॉइनिंग स्कूल नंबर 3 नजफगढ़ स्कूल में हो गई। वहां पर मैंने एज ए वाइस प्रिंसिपल ज्वाइन किया और वहां पर प्रिंसिपल भी थी। तो जब भी मैं राउंड लेती तो कोई भी खाली क्लास होती तो उसमें मैं घुस जाती थी। और मुझे ये नहीं लगता था कि यहाँ टीचर क्यों नहीं है, ना मैं पता करती थी ज्यादा। और मैं जाकर मुझे लगता था मुझे मौका मिल गया ध्यान सिखाने का और मैं उस क्लास में जाकर बच्चों को ध्यान सिखाया करती थी, बच्चों के साथ जुड़ना, उनके एक्सपीरियंस सुनना। तो ये मेरी देखा कि बच्चे ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो गए हैं। और वहां पर हमारे प्रिंसिपल मैम बहुत एफर्ट्स करती थी, लेकिन 100% रिजल्ट आने से रह जाता था। हमेशा ही कोई 5 या 7% से रह जाते थे। तो 4 साल लगातार फिर हमारे स्कूल का रिजल्ट 10th और 12th का लगातार 100% रिजल्ट आया। तो मुझे लगा कि मैं यहीं से रिटायर हो जाऊंगी। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे सभी ध्यान में आ गए हैं। ऐसे और भी जो नए बच्चे आते आएंगे उन्हें भी मैं ध्यान सिखाती रहूंगी और मैं टीचर्स को भी सिखाऊंगी। तो ये मन में ऐसे चल रहा था प्लानिंग। तो फिर से जैसे बाबा जी कह रहे हो कि अब जाओ, अब दूसरी जगह सिखाओ, तो मेरे फिर से ट्रांसफर ऑर्डर आए। एक स्कूल हेडलेस हो गया था, गोयला का स्कूल, और फिर मैडम ने मुझे बुलाया और बोले कि आप संभालो। तो वहां मेरा ट्रांसफर किया गया। तो थोड़ा चैलेंजिंग स्कूल था। वहां पर थोड़े बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया के जो बच्चे हैं वो आया करते थे। माँ जो है वो सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, जैसे पापा कोई ठेला लगा रहे हैं। घरों में माहौल पढ़ने का नहीं है, घर में कई सारे भाई बहन हैं जो आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देना,
तो स्कूल में भी आना तो आपस में लड़ाई करना, पानी के लिए भीड़ लगा के रखना, और फटी हुई यूनिफॉर्म, फटे हुए जूते, कंघी नहीं करना, ये सब चल रहा था वहां पर। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चैलेंजिंग स्कूल है, तो इसमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो बस मैंने अगले दिन से ही असेंबली में ध्यान कराना शुरू कर दिया, और अभी महीना ही हुआ होगा ध्यान करते करते। 10 मिनट हम ध्यान कराते थे प्रेयर से पहले, और उसके बाद फिर हम प्रेयर करते थे। तो 1 महीने बाद जब मैं स्कूल के गेट में अपनी गाड़ी लेकर अंदर गई, तो मैंने बांसुरी की धुन सुनी। तो मैं थोड़ा, मेरे लिए अचंभा था कि ये धुन कहाँ से आ रही है। तो मैं वहां पहुंची स्टेज पे, देखा कि कुछ बच्चे जो कि असेंबली के लिए म्यूजिक अरेंज करते हैं, वो सेटिंग कर रहे हैं, और वो ध्यान के लिए बांसुरी की धुन लगा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, मन अंदर से गदगद हो गया, और ऐसे लगा कि हाँ, यही तो चाहिए था। तो बच्चों ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया। मेरे जाने से पहले, प्रेयर टाइम होने से पहले ही बांसुरी की धुन लग जाती थी, और बच्चे आकर सीधा क्लास में जाना, बैग रख के वो असेंबली ग्राउंड में आकर लाइनों में बैठ जाते थे, और आंखें बंद करके वो ध्यान में चले जाते थे। धीरे धीरे उनके बिहेवियर में चेंज आने लगा, बच्चे डिसिप्लिन्ड हो गए। पानी के लिए जो बॉटल्स 3-3 भर के लाया करते थे, खाली की घर ले जानी है भर की, वो लाना बंद हो गए। पानी के लिए कोई भीड़ ही नहीं होती थी, और धुली यूनिफॉर्म प्रेस की हुई पहननी शुरू हुई। बच्चों ने रिबन लगाना शुरू करा। तो यहाँ से शुरुआत हुई। पढ़ाई तो अभी दूर ही थी, लेकिन इसमें इतनी तसल्ली मिल रही थी कि हाँ, एक डायरेक्शन में हम चल पड़े हैं। और फिर लास्ट वर्किंग डे को टीचर्स को भी मैं ध्यान सिखाती थी। तो मुझे ऐसे लगा कि जब टीचर सीख लेंगी तो बच्चों तक अपने आप ही ध्यान पहुंच जाएगा। तो टीचर्स ने ध्यान सीखा, और वो भी ध्यान सिखाने लगी, कराने लगी बच्चों को। 5 मिनट पहले पीरियड में ध्यान सिखाना, और फिर आगे उनको पढ़ाना। तो उन्होंने भी बच्चों में परिवर्तन देखा कि उनकी जो फोकस करने की जो पावर है वो बढ़ गई है, कंसंट्रेशन लेवल उनका बढ़ रहा है, थोड़ा वो राइटिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ गई है, जल्दी से उनको समझ आने लगा है, इतना एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे। तो ऐसे हमारे बच्चों में बदलाव आया। तो जब भी मैं स्कूल का राउंड लेती थी, तो वहां पर एक पुराना गार्ड रूम था, जिसकी 9 इंचेस की मोटी दीवारें थी, लेकिन छत थोड़ी सी टूट गई थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि अगर इस गार्ड रूम को पिरामिड के शेप में बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो ये सब चल ही रहा था मेरे माइंड में। तो श्रीनिवास जी ने एक दिन बताया कि ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी एलन शास्त्री जी के घर में आ रहे हैं, तो आपको चलना है। तो मैं पत्री सर से मिलने के लिए गई। ये तो मतलब तभी की बात है जब मैं मॉडल स्कूल में ही थी तब।
तभी की बात है जब मैंने इन्हीं ध्यान में आई थी। तो वहां पर जब मैं श्रीनिवास जी के साथ शास्त्री जी के घर में गई। शास्त्री जी जो जिनका सफदरजंग एनक्लेव में घर है, और उन्होंने छत पे एक 14 बाय 14 का पिरामिड बनाया है, परिनिर्वाण पिरामिड। और वो दोनों ही अ, शास्त्री जी और वसंता मैडम दोनों ही ध्यान प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना जीवन लगाया हुआ है। उस समय पर पूरी तरह से वो ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो उनके घर में मैं पत्री सर से मिली। तो पत्री सर एक सोफे पे बैठे थे और हम सभी उनके सामने बैठ गए, और धीरे धीरे वो सभी से पूछ रहे थे कि आप बताइए, आप क्यों आए हैं, आप बताइए। तो इस तरह जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे भी कहा कि मैडम आप बताइए, आप क्यों आए हैं। तो मैंने ये कहा कि मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। तो इतना मेरा कहना था कि पत्री सर को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने ये कहा कि तुम्हें कबीर कुछ नहीं सिखा पाया, तुम्हें मीरा कुछ नहीं सिखा पाई, तो मैं क्या सिखाऊंगा, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा तुमको। और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा डांट लगाई। मैं सुन्न हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय मैं नई नई ही ध्यान में आई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी आंखें खुली हुई थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा क्या रिस्पॉन्स है। सुन्न हो चुका था शरीर पूरी तरह से। तो इतने में शास्त्री जी आए, उन्होंने मेरे हाथों को क्रॉस कर दिया और मेरी आंखें उन्होंने अपने हाथ से ऐसे बंद कर दी। और उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ और कौन से लोक में हूँ। जब पूरा ध्यान का सेशन खत्म हो गया उसके बाद मैं वापस आई, और लेकिन अंदर से जैसे किसी ने झकझोर दिया हो पूरी तरह से मेरी आत्मा को। मैं चुपचाप घर वापस आई और सोच में रही कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ। और फिर मुझे ये समझ आया कि मुझे अपने ऊपर बहुत काम करना है अभी। तो बस उस दिन के बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और स्कूल में लगातार ध्यान सिखाती रही, एक स्कूल से दूसरे और दूसरे से तीसरे स्कूल में हजारों बच्चों को ध्यान के मार्ग पर ले आई। तो फिर जब एक दिन मैं राउंड ले रही थी, मैंने देखा कि गार्ड रूम को एक पिरामिड में बदलना हो तो कैसा रहे। ये माइंड में ख्याल आते ही मैंने उसका रिपेयर के लिए सैंक्शन मांगी, और हमें सैंक्शन मिल गई छत की रिपेयर के लिए। और रिपेयर करते करते हमने उसको पिरामिड की शेप दे दी। और वो इतना पावरफुल, जो हमारे नायडू सर ने बनाया था स्ट्रक्चर, इतना पावरफुल बना कि उसकी एनर्जी दूर दूर तक सभी ने महसूस की। जैसे कि कविता मैडम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब वो स्ट्रक्चर नीचे बन रहा था तो नीचे रखा हुआ था, जब वो उसके आसपास से जाती थी तो उनके अंदर एक ऐसी पावर आ गई थी जो उस माइंड पढ़ने लग गई थी। तो ये पिरामिड की उसकी पावर इतनी ज्यादा थी। तो बस वो पिरामिड बना, और उस पिरामिड में हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। हमने टीचर्स वहाँ अपने फ्री पीरियड में जैसे स्टाफ रूम में बैठती हैं
तो वो आकर उस पिरामिड में बैठने लगी, ध्यान करने लगी, और वो गॉसिप वगैरह तो पता नहीं कहाँ पीछे छूट गया, और सभी एक क्रिएटिव वर्क में लग गई। सभी को एक मिशन मिल गया, एनर्जी लेवल सभी का बढ़ने लगा। फिर वो छोटा ही पिरामिड था, फिर हम उसमें जो क्लास के वीक बच्चे जो इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बिठाना शुरू किया। तो उनमें भी फिर चेंजेस देखे, और हमारे स्कूल में स्पेशल स्टूडेंट्स भी जो अ, जिसे हम थोड़े मेंटली वीक बच्चे कहते हैं, उन बच्चों के भी एडमिशन करते हैं। तो वो भी हमारे स्कूल में 13-14 बच्चे थे, उनकी अलग से क्लास लगती थी। तो हमने उस क्लास को ही इस पिरामिड में शिफ्ट कर दिया। तो धीरे धीरे हमने ये देखा कि बच्चे जो है, चाहे अगर पढ़ाई में नहीं कर रहे तो उनमें सभी में स्किल है। कोई पेंटिंग बहुत अच्छे से करने लगा है, कोई अच्छे से गाना गा रहा है, कोई अच्छे से डांस कर रहा है, कोई अच्छे से स्पोर्ट्स में आ गया है। तो इस तरह बच्चों के स्किल्स निकल कर सरफेस पे आने लगे, और हमने उनमें बहुत अद्भुत मिरेकुलस चेंज देखे। तो डिस्ट्रिक्ट में उनका कंपटीशन हुआ करता था, तो जब हमारे स्कूल के बच्चे गए तो वो सभी प्रतियोगिताओं में प्राइजेस लेकर आए। तो लगा कि ये पिरामिड तो बहुत ही कारगर है, सभी बच्चों को इसका प्रयोग करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके टीचर्स उसमें बच्चों को बिठाया करते और ध्यान कराते। तो सभी बच्चों में बहुत चेंज आया, और हमारे फिर बोर्ड के एग्जाम्स आए जब फर्स्ट टाइम गोयला में, वहां पर तो लगभग 45-50% ऐसे रिजल्ट रहा करता था बोर्ड का। तो मैंने टीचर से कहा कि आप ये संकल्प रख लो कि मेरा रिजल्ट 100% आ गया है, आएगा नहीं, आ गया। तो वो कहते कि थोड़ा सा उन्होंने बहस की शुरू में कि मैम ऐसे तो कैपेबिलिटी है नहीं, इतना कैलिबर नहीं है बच्चों में, तो हम कैसे कह सकते हैं ये, तो हम तो 50% ही मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि सकारात्मक सोच से ही सब कुछ बदल जाता है, हमें सोच बदलनी है। तो सकारात्मक सोच से हम मिरेकुलस सोच पर आए, और हमने ये संकल्प लिया सभी ने कि हाँ, मेरा रिजल्ट 100% आ गया है। और बच्चों पर पूरी मेहनत की गई। टीचर्स जो वीक स्टूडेंट्स को अलग से लेकर बैठकर खुद इंटरेस्ट लेके, पर्सनल इंटरेस्ट लेकर बैठकर पढ़ाने लगी। कोई भी टीचर स्कूल में खाली बैठना पसंद ही नहीं करती थी, खुद ही इतनी सेल्फ मोटिवेटेड थी वो सभी टीचर्स, जो कि और बच्चों के 70%, 75% इस तरह भी मार्क्स आए, कुछ बच्चे मेरिट में भी आए। तो ये ध्यान की जो है चमत्कार है। तो मैं फिर से नमन करती हूँ अपने ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, कि वो किसी को डांटते भी हैं तो उसमें कितना अथाह प्रेम छुपा हुआ है, वो कोई जान नहीं सकता है। वो वही जानता है जिसे डांट पड़ी। तो इतना प्रेम एक गुरु का जिसे मिला हो, मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ कि ऐसे गुरु से हमें जीवन में, ऐसा हमें गुरु मिला जिसने हमें सही राह दिखाई। और जो उनका मिशन था कि पूरा जगत को ध्यानी बनाना है, पूरे जगत को शाकाहारी बनाना है, वो हमारा भी मिशन बन गया। और जो बाकी के 3 साल थे, उनमें भी इसी तरह ध्यान का प्रचार प्रसार करते हुए हम सभी टीचर्स और हम
स्टूडेंट्स एकजुट हो गए और मिलकर बहुत मेहनत करने लगे। मेहनत के साथ साथ ध्यान, तो स्कूल अलग बुलंदियों पर पहुंच गया। और जो मेरी जितनी भी टीचर्स थी उस समय पर, मेरी सखियां, मेरी सहेलियां, वो एक कारवां बन गया। और वो इतना बड़ा कारवां हो गया और वो बढ़ता ही जा रहा है। ये कारवां ऐसे ही बढ़ता रहे और इस कारवां में नए नए साथी ध्यानी हमारे जुड़ते रहे और ध्यान का प्रचार प्रसार ऐसे ही चलता रहे। जो मेरी सखियां ध्यान कर रही थी, ध्यान सिखा रही थी, बच्चों के साथ जुड़ी हुई थी, उनमें अलौकिक शक्तियां, कई बहुत सी अलौकिक शक्तियां आ गई। लेकिन सादे वस्त्रों में सादा जीवन बिताते हुए वो अपने पथ पर अग्रसर हैं, रहेंगी। और जो भी शक्तियां प्राप्त होती हैं वो ध्यान में एज ए बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाती हैं। लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखना है, उसी पर आगे बढ़ना है। और हम सब यही कर रहे हैं, इसकी मुझे बहुत ही खुशी है। हृदय से मैं अपनी इन दिव्य देवियों को मैं नमन करती, कोटि कोटि नमन करती हूँ। क्योंकि मैं तो रिटायर हो चुकी हूँ और बच्चों के संपर्क में वही हैं। तो ये सौभाग्य है एक टीचर का कि एक दिन में वो 2500 बच्चों के संपर्क में आती हैं और उन्हें मौका मिलता है इन सभी सोल्स के साथ जुड़ने का। तो मैं सभी टीचर से और सभी से ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि कृपया आप ध्यान सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं, घर में ध्यान का माहौल बनाएं। और टीचर्स भी खासकर सीखें और अपनी कक्षा में जरूर बच्चों को ध्यान से जोड़े। हम एक सीड जब डाल देते हैं तो बच्चा उसको कभी भी प्रयोग करे, कभी भी जीवन में उसको उसकी आवश्यकता लगे तो उसके पास एक माध्यम होता है। तो हमें सीड जरूर डालना है। तो दोस्तों, इस तरह मेरी जर्नी चलती रही। और जब मैं रिटायर हुई उसी गोयला स्कूल से, रिटायर होने के 2 महीने बाद हमारे स्कूल को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। और केजरीवाल जी से हमारे को प्रशंसा पत्र भी मिला हमारे स्कूल को, और सभी टीचर्स के लिए वो प्रशंसा पत्र आया। तो इस तरह से जब मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना है, रिटायरमेंट के बाद भी मुझे ध्यान का प्रचार प्रसार तो करना ही है, तो एक छोटा सा प्लॉट लिया था एक इन्वेस्टमेंट के रूप में कि ये बच्चों के काम आएगा। लेकिन जब रिटायर हुई तो मुझे लगा कि यहाँ पर अगर एक मैं पिरामिड बनाऊंगी तो जो उसको प्रयोग करेगा वो सबके काम आएगा। ये जगत पूरे जन कल्याण के लिए होगा। तो क्यों ना यहाँ पर एक पिरामिड बनाया जाए, छोटा सा ही मैंने सोचा था। और लेकिन जब मैंने कृष्णा बुमा रेड्डी जी से ये बात की थी कि मैं पिरामिड बनाना चाहती हूँ, तो एक दिन श्रीवर पिरामिड में पत्री सर आए थे श्रीवर पिरामिड का उद्घाटन करने के लिए। और वहां पर कृष्णा जी ने पत्री सर को बताया कि मैडम का पिरामिड बनाने का मन है। तो बोले क्यों बनाना है पिरामिड, जैसे वो कहते ही हैं।
तो बस मैं भी चुप, और बस एक मन में थी इच्छा कि हाँ एक पिरामिड बनाना है। तो आशा गुप्ता मैडम भी वहां बैठी थी, उन्होंने पर्स से एक बहुत छोटा सा क्रिस्टल का पिरामिड निकाला, सर को दिया, और सर ने मेरे हाथ पे रखा, बोला लो बनाओ पिरामिड। तो उसके बाद वो पिरामिड बनाने का मन में चलता रहा, और कृष्णा ने एक तनुज को मेरे घर भेजा। तनुज इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था उस समय पर चंडीगढ़ में, और वैसे वो आंध्रा से है। तो कृष्णा ने बोला कि ये पिरामिड बनाएगा आपका। तो ठीक है, उस दिन से वो हमारे घर में ही रहा 6 महीने। 6 महीने पिरामिड बनाने में लगे, और पूरे मन से उसने उस पिरामिड को बनाया। और जब हम पहले दिन लैंड देखने के लिए गए, तो मैंने कहा कि मेरा ये वाले प्लॉट में मन है बनाने का। तो उसने अच्छे से प्लॉट को देखा, तो फिर उसके बाद उसने ईंटों से एक बाउंड्री बना दी कि ये पिरामिड की बाउंड्री है, और ऐसे इतने जगह में पिरामिड बनेगा। 3-3 फुट उसने बाउंड्री से छोड़ा था, और एग्जैक्टली वो बाद में जब हमने बन के देखा वो एग्जैक्टली सेम ही था। तो जब हमने पहले दिन वो अपनी साइट को देखकर घर वापस आए, तो तनुज ने कहा कि हम श्रीनिवास जी के घर जाएंगे पहले। तो हम दोनों फिर श्रीनिवास जी के घर चले गए, और लक्ष्मी मैडम भी थी घर में। तो वो ध्यान में बैठे, और उन्हें जैसे बाबा जी की मैसेज आया कि 41 डेज तक हमें लगातार ध्यान करना है। पहले पूरी एनर्जी चाहिए पिरामिड बनाने के लिए, और उसके लिए 41 डेज ध्यान जरूरी है। और वो उन्हीं के घर में ध्यान होगा रात के 10 बजे से जितने भी दिन चलेगा। और उन्होंने 6 लोगों के नाम लिए कि ये लोग उस समय बैठेंगे ध्यान में। और लेकिन बहुत ही उसमें टाइम पर हमें पहुंचना है, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ उस ध्यान को करना है। तो उस दिन के बाद से हमने 41 डेज लगातार श्रीनिवास जी के घर रात के 10 बजे हम पहुंच जाते थे। और बाबा जी के मैं मैसेजेस श्रीनिवास जी के माध्यम से हम तक पहुंचते थे, उनकी बिटिया के द्वारा वो हमें बताए जाते थे। तो वहां पर अद्भुत एनर्जी होती थी, बहुत से मास्टर्स की प्रेजेंस वहां पर महसूस होती थी। सभी मास्टर्स वहां पर उपस्थित रहते थे, और जो है श्रीनिवास जी तो महसूस करते थे, हमें सभी की एनर्जी का बहुत ही आभास होता था। एक्सेसिव एनर्जी को हम फील करते, एक्सेसिव एनर्जी जिसे कहते हैं। एनर्जी का ऐसे फ्लो बनता था जैसे कोई ऊपर से किसी ने नल खोल दिया। इस तरह से पूरी इंस्ट्रक्शंस आई उनके माध्यम से। उनकी बेटी समिता जो देख भी पाती थी मास्टर्स को, तो वो हमें बताती थी कि ये मास्टर्स अभी यहाँ पर हैं प्रेजेंट। तो उस समय हमें शिव जी की प्रेजेंस, महाअवतार बाबा जी की प्रेजेंस, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की प्रेजेंस, सभी देवियों की प्रेजेंस, और दसों गुरुओं की प्रेजेंस वहां पर महसूस होती थी। और गुरु नानक देव जी के भी संदेश हमें मिलते थे, सभी मास्टर्स के संदेश मिलते थे, जो हमें समिता बताया करती थी कि किस तरह का पिरामिड होगा, कितनी डायमेंशन होगी, क्या हाइट होगी, इसकी क्या
उसकी थिकनेस होनी चाहिए, क्या उसका कलर होना चाहिए। तो ये सारी गाइडेंस हमें आया करती थी और समिता हमें बताती थी। तो जब गुरु नानक जी के मैसेज आए उसके थ्रू, तो वो पंजाबी में बोलने लगी, जबकि वो आंध्राइट है। और पंजाबी लैंग्वेज में वो हमें गुरु नानक जी के मैसेज दिया करती थी। इस तरह हमें गुरु गोविंद सिंह जी के भी मैसेजेस मिले। बहुत मास्टर्स को हमने प्रेजेंस को फील किया। वो दिन 40 दिन अद्भुत थे। पूरी हमें गाइडेंस जब मिल गई, पूरी एनर्जी से पूरी टीम भर गई, तो हमने वो पिरामिड बनाना शुरू किया। और 3.5 महीने में वो पिरामिड बनकर तैयार हो गया। और तनुज उन दिनों में पूरी डेडिकेशन के साथ पिरामिड बनाने में जुट गया। सर, बहुत ही गर्मियों के दिन होते थे, जून का महीना, और वो हमारा स्टील का स्ट्रक्चर के ऊपर खुद चढ़ के वेल्डिंग करता, कभी जैसे कोई लेबर नहीं, खुद चढ़ जाता था वेल्डिंग करने के लिए। हाथों में छाले भी पड़ जाते थे। हैवी हैवी जो स्ट्रक्चर्स हैं, पिलर्स हैं, वो कुछ बहुत ही जैसे 2-3 लोग ही मिलकर उसको ऐसे उठा लेते, जैसे हल्के फूल की तरह हो। वो भी हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि कोई लेबर उस दिन आई नहीं, तो जो एक वेल्डर जसप्रीत भी था, वो कहता कि हाँ, मेरे दुकान पे 2 लड़के काम करते हैं, उन्हें ले आता हूँ, वो हमें ये पकड़ाते रहेंगे और हम इनको वेल्ड करते रहेंगे। तो वो गया दुकान पे, और 2 छोटे छोटे से पतले, मतलब लड़के, मतलब बहुत छोटे तो नहीं, पतले से थे। और तनुज को लगा कि ये कैसे उठाएंगे इतने भारी पिलर्स को। तो लेकिन वो इतने अच्छे से उन्होंने उसको फूल की तरह उठाया, पकड़ाते रहे, और वो वेल्डिंग करते रहे। इस तरह से बड़े ही प्यार से हर एक काम बिना निर्विघ्न चलता रहा। और जो फाइनेंस के लिए भी जब जरूरत थी, तो ना जाने कहाँ से बैंक में अमाउंट आ जाता था, जिन्हें हम जानते भी नहीं, उनके थ्रू हमारे बैंक में पैसा आ जाता था। तो ये सब बाबा जी की कृपा हम पर चल रही थी। एक बार हमारे पास एक बिल था, 1,11,000 का बिल था। और उस समय पर जैसे मेरी रिटायरमेंट पर जो भी अमाउंट था, वो मैंने कहीं इन्वेस्ट भी कर दिया था, और कुछ अमाउंट हमने लगा भी दिया था इसके ऊपर। तो ऐसे लगा कि ये पेमेंट कहाँ से होगी। तो एग्जैक्टली 1,11,000, 1 लाख किसी ने उस अकाउंट में डाले और 11,000 एक किसी और, तो जिन्हें मैं नहीं भी जानती थी। तो इस तरह से पिरामिड में पैसे की कमी कभी आई ही नहीं, फ्लो बना ही रहा। और जितनी भी मेरी बहनें, मेरी सहेलियां, और श्रीनिवास जी, उनकी फैमिली और उनके जो फ्रेंड सर्कल, सभी से हमें जो है फाइनेंशियल हेल्प मिलती रही। और हमें कभी कहना ही नहीं पड़ा कि हमें पिरामिड के लिए पैसे चाहिए। बिन मांगे हमें वो जरूरतें हमारी सारी पूरी होती रही। ये चमत्कार मैंने अपनी आंखों से पिरामिड बनाते समय ये महसूस किया कि जब भी कोई हम एक जन कल्याण के लिए या कोई भी एक ऐसा कार्य हमारे माध्यम से हो रहा हो, तो मास्टर्स स्वयं वो कार्य करते हैं। हम उसमें कुछ भी, हमारी भागीदारी नहीं होती, वो मास्टर्स की कृपा चल रही है। तो इस तरह से वो पिरामिड का निर्माण पूरा हुआ। और उस पिरामिड का नाम जो है, मैंने अपने पति के नाम पर, उनका नाम स्वतंत्र वीर था, और मैंने उस पिरामिड का नाम स्वतंत्र पिरामिड रखा। और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को लगातार श्रीनिवास जी फीडबैक दिया करते थे कि इतना बन गया है, इतना बन चुका है, अब आपने जरूर आना है जब भी इसका इनॉग्रेशन।
आपको जरूर आना है। तो हम पत्री सर बोलते थे कि हाँ मैं आऊंगा। और इस तरह जब वो बनकर तैयार हुआ, पत्री सर दिल्ली आए हुए थे और वो स्वयं पिरामिड में आए, पिरामिड का उद्घाटन किया और अपनी पत्नी स्वर्णमाला के साथ, पूरे जोड़े के साथ, दोनों जने जोड़े के साथ आए और मिलकर पिरामिड का उद्घाटन किया। वो दिन स्वर्ण अक्षरों में मेरे हृदय में लिखा है। एक गुरु जब घर पर आता है तो कैसा अनुभव होता है। तो मैं फिर से ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को फिर से नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ कि वो किस तरह से अपनी खराब तबीयत में भी अपने वायदे को निभाते हुए पहुंचे और अपनी ऊर्जाएं वहां पर डाली, अपना कदम वहां पर रखा और वो ऊर्जाएं अभी भी वहां पर महसूस होती हैं। और जब हमारा ये 41 डेज का प्रोग्राम चल रहा था तो हमें श्रीनिवास जी के माध्यम से ये मैसेज भी मिला था कि जो भी कोई बाबा जी केस, महाअवतार बाबा जी केस में किसी भी कारण से नहीं जा सकता तो यहाँ वो श्रद्धा से बैठकर ध्यान करेगा तो वही ऊर्जाओं का अनुभव यहाँ पर भी होगा। और फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं यहाँ बैठकर सभी की दूर होंगी। तो ये एक बहुत ही, पत्री सर ने कहा कि ये भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिरामिड होगा। तो पत्री सर आए और उन्होंने कहा कि मैडम आपको नमन है। ये उनका, उसके बाद कुछ कह नहीं पाए। और जो वो शब्द उनके हमेशा वहां गूंजते हैं, हमेशा ही उनकी प्रेजेंस वहां पर रहती है। और ये पिरामिड 24/7 हम खुला रखते हैं। जब भी कोई ध्यान करना चाहता है वो ध्यान करे और अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाए और इस ध्यान का प्रचार प्रसार आगे करते रहे। वंडरफुल। तो इस पिरामिड के बनने के बाद सबसे पहले हमने वहां पर पत्री सर की लिखी हुई किताबें तुलसी दल पार्ट 1 पढ़ा, फिर पार्ट 2 पढ़ा, फिर गीता का जो पत्री सर द्वारा लिखी गई, जिसमें उन्होंने समराइज कर दी है 100 श्लोकों में गीता का, वहां पर स्वाध्याय किया, जिसमें उन्होंने जो 7-8 दोहे जिनका सिमिलर मीनिंग है उनमें से एक को छांट कर उसका उसमें रखा और उसको बहुत सिंप्लीफाई करके उसका मीनिंग जो हमें समझ आ जाए इस तरह से समझाया। तो इस तरह हमने फिर गीता भी पढ़ी पत्री सर की और फिर बहुत सी किताबों का वहाँ स्वाध्याय हुआ। सीतायन पढ़ी गई, रजनी मैडम आई, सीतायन पढ़ी और सुरभि मैडम ने भी सीतायन का पाठ किया। और अभी कली हनुमानी जो है वो चल रहा है किताब का अध्ययन, और साथ साथ यूनिफाइड का भी अध्ययन चल रहा है। तो मेरे को जब मैं ध्यान करती थी पिरामिड में बैठकर स्वाध्याय करना, ध्यान अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा से भर जाती थी। तो एक
एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया, मुझे मैंने कभी कोई दवाई नहीं खाई, ना मैं अभी खाती हूँ, और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो एक बार जब मैं 2023 में मैं अफ्रीका गई थी अपने बेटे से मिलने, तो वहां पर मैं गार्ड्स को, जो 8 गार्ड्स आते थे वहां पर, गवर्नमेंट की तरफ से ही दिए गए थे मेरी डॉटर इन लॉ को, तो उनको मैं ध्यान सिखाती थी। तो उनके लिए ध्यान बहुत ही नया था। अफ्रीका में उनको मालूम नहीं ध्यान क्या होता है, तो उनको मैंने सिखाना शुरू किया। फिर मेड जो आती थी उन्हें सिखाना शुरू किया। तो गार्ड्स कहने लगे कि हमारी एक वो है, टीम है, एक हमारी जो सोसाइटी है उसमें ऑलमोस्ट 100 गार्ड्स हैं, तो आप वहां चल के ध्यान सिखाएं। तो वो भी एक मौका मिला उन्हें ध्यान सिखाने के लिए। तो ऐसे अफ्रीका में भी जाकर ध्यान का प्रचार प्रसार किया। ब्यूटीफुल। और एक दिन वो मेरा बेटा मुझे एक जंगल में ले गया था, अफ्रीका के जंगल में, जहाँ हट्स थी और चिंपैंजी सेंचुरी थी। जी। तो वहां पर मैं गई थी, मेरा ग्रैंडसन भी था, और मैं मेरी डॉटर इन लॉ, बेटा, हम सब गए। और मैं वहां पर बाहर बैठ के ऐसे ही आंख बंद करके जैसे ध्यान में बैठी, तो मुझे जंगल की साउंड बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे ऊंची होकर सुन रही थी। तो मुझे लगा कि ये साउंड बहुत फेमिलियर लग रही है मुझे, ये मुझे क्या हर समय मुझे ये सुनती है, और आज मुझे बहुत ऊंची सुन रही। तो ये जंगल की साउंड जो थी, मैंने बाद में रियलाइज किया कि बिल्कुल सिमिलर साउंड मेरे अंदर से आती थी, एक हमिंग साउंड, जिसे मैं नहीं जानती थी, और वहां ही जाकर मैंने रियलाइज किया। और फिर जब मैं वापस इंडिया आई, तो मैंने ऐसे यूट्यूब पर जो ओशो जी के ब्रदर हैं शैलेंद्र शैलेंद्र सरस्वती जी। जी का एक एपिसोड देखा। उसमें उन्होंने बताया इस तरह से कि हमिंग साउंड जब आ रही हो, तो जिसे हम अनहद नाद अनहद कहते नाद। हैं, तो उसमें हमें करना क्या है कि हमें बस आंख बंद करके उस नाद को सुनना है और कुछ भी नहीं करना। तो बस जब भी मैं ध्यान में होती हूँ, मैं उस नाद से जुड़ जाती हूँ और आनंद ले रही हूँ, ध्यान का आनंद ले रही हूँ, और कोई इच्छा बची ही नहीं। ये आनंद ऐसे ही आता रहे और सभी इस आनंद की अनुभूति करें, यही मेरे जीवन का मकसद है। तो अपने पिरामिड के आसपास के छोटे छोटे बच्चों को मैं ध्यान में जोड़ने लगी। लगभग 60-70 लोग जुड़ गए थे, बच्चे जुड़ गए थे। तो फिर एक दिन कृष्णा बुमा रेड्डी ने लोधी रोड में एक हॉल में एक प्रोग्राम रखा, जहां पर उन बच्चों ने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को शेयर किया कि किस तरह पिरामिड में ध्यान करते हुए उनकी लाइफ चेंज हुई। और वहाँ की लोकल लेडीज भी आती हैं और बैठती हैं, पिरामिड में ध्यान करती हैं। और मुझे ऐसे लगा कि अभी जैसे रिसेंटली कि हम लोग यूनिफाइड का कर रहे हैं, हमारा लगभग 21st चैप्टर पर हैं, तो क्यों नहीं इनको भी इससे अवगत कराया जाए। तो मैंने यूनिफाइड का अपने पिरामिड में उन लेडीज के लिए शुरू किया, और हम अभी चौथे अध्याय पर हैं। और अभी जो 21वें अध्याय पर पहुंचते पहुंचते मैं ये जान गई कि बस जो एक आइंस्टाइन ने बताया एकीकृत क्षेत्र, वो वो प्रेम ही है।
जैसे साइंस पढ़ाते पढ़ाते, जब मैं साइंस पढ़ाती थी ना, फिजिक्स पढ़ाती थी ना जब मैं मॉडल स्कूल में फिजिक्स पढ़ा रही होती थी, जब मैं ध्यान में जुड़ गई थी, तो मैं ध्यान से ना फिजिक्स को जोड़ने लगी थी। तब मुझे बड़ा मजा आता था उस समय पर ऐसा करने में। जैसे मैं साइक्लोट्रॉन करा रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगा पार्टिकल इज गेनिंग एनर्जी एंड व्हेन इट रिसीव्स द मैक्सिमम frequency, receives velocity, maximum velocity, then it hits the target. तो सिमिलरली हमारी एनर्जी जब बढ़ती जाती है, हम मैक्सिमम एनर्जी जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो हम अपना जो लक्ष्य है उसको पा लेते हैं। ऐसे मैं जोड़ने लगी। और जैसे गेट्स कराते थे, एंड गेट और गेट, नॉट गेट में जैसे कि अगर इनपुट नहीं है तो हमें आउटपुट मिलती है उसमें, नॉट गेट में। तो मैं बोलती थी कि थॉट्स नहीं है तो एनर्जी आएगी, और अगर थॉट्स हैं तो एनर्जी नहीं आएगी। तो इस तरह फिजिक्स को जोड़ा करती थी स्पिरिचुअलिटी के साथ। तो यहाँ पर जब पहुंच गए तो एकीकृत क्षेत्र में हमें ये पता चला, हम जानते थे कि सबसे छोटा कण जो है वो अणु है। तो लेकिन अणु किससे बना है? अणु परमाणु वो प्रेम से ही बने हैं, ईश्वर के प्रेम से बने हैं, ईश्वर के एक थॉट से बने हैं। तो अगर हमें सभी में वो प्रेम दिखाई दे रहा है जो एक बेसिक मटेरियल है, तो उस प्रेम के माध्यम से ही हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। और पहली बार रॉजर जी लैंडफिल, जो इसके लेखक हैं, जो हमारी यूनिफाइड बुक के, वो उनके जो इस बुक को पढ़ते पढ़ते ये रियलाइज करा कि ये प्रेम जो है एक पदार्थ है, इट इज ए सब्सटेंस, इट हैज ए डुअल नेचर, it travels in the form of wave and it is received or it is absorbed in the form of matter. तो ये फर्स्ट टाइम रियलाइजेशन मेरे मन में हुई। मैं उसको एक भावना समझती थी, बट वो एक मटेरियल है जिसकी की एक डुअल नेचर है, जिसको कि हम 7 समंदर पार किसी को भेजना चाहें तो बिना रुकावट हम भेज सकते हैं। तो दोस्तों, हम उस एकीकृत क्षेत्र में आ जाएं और उस एकीकृत क्षेत्र में इस एडहेसिव को जाने कि ये एकीकृत क्षेत्र जो प्रेम है वही सबका मूल पदार्थ है, और उस मूल पदार्थ से हम सभी एक दूसरे के साथ और पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ सकते हैं। और बस हमें केवल अपनी सांसों से जुड़ना है। तो आइए हम सब इस प्रेम को अनुभव करें और ध्यान करें। उससे पहले मैं चाहूंगी कि कोई भी अगर अपना कोई प्रश्न है तो कोई साझा करना चाहता है तो प्लीज वो साझा करें। Wonderful, beautiful, ma'am. Masters, first of all, open your cameras. आपके सामने एक ऐसी मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब लकी वी आर कि हमारे सामने एक ऐसे मास्टर हैं जिन्होंने हर किसी से एसेंस, मतलब कहाँ से जर्नी शुरू हुई पत्री जी के साथ अनुभव, और उनके रोमांच से आप देख ही रहे हो कि क्या मतलब जब वो बता रहे हैं हर चीज़, वो फ्लो और वो एनर्जी। तो प्लीज़
किसी का भी कोई क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही या किसी की कोई शेयरिंग बहुत शॉर्ट में ही लेंगे हम, क्योंकि फिर ध्यान भी करेंगे। और प्लीज़। हरवंदन मैम, जी। बहुत आप अच्छी लगी सुनिए। इनकी जर्नी, बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं। और मतलब इतना सुन के गदगद हो रहा था मन की, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। हमें भी थैंक हिम्मत मिलती है यू आगे सो आगे मच। बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। द वंडरफुल विजडम। थैंक यू मैम। बहुत सारी दिशाएं मिलती हैं, बहुत सारा आपसे इंस्पिरेशन भी मिला कि आगे किस तरीके से हम अपनी सोच से हम अपना इर्द गिर्द बदल सकते हैं। इनफैक्ट खुद की एनर्जी बदलने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उस मानवता की सेवा में उतरें जो आपने अपना पूरा लाइफ डेडिकेट किया है। सैल्यूट है मैम आपको, कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। एंड अमन, इट्स अ बस मस्ट ये तो विजिट पत्नी प्लेस। सर की आप भी कृपा टीचर है। हो, और जी कभी भी फरीदा एनसीआर वाले तो जाके मिल सकते हैं, बिल्कुल फरीदाबाद मैम। से कभी भी टाइम लगेगा तो यू मस्ट हैव टू गो। जी मैम, पक्का। जी। यस मास्टर्स, जी सुदेश मैम, थैंक यू। बिमला जी। तो हम म्यूट हो ध्यान सकते शुरू हैं। करते हैं। जी, ध्यान शुरू करते हैं मैम। तो हम प्रेम ही आज अनुभव करेंगे और प्रेम को ही प्रसारित करेंगे। तो दोस्तों, हम सभी आनापानासती ध्यान के लिए जुड़ जाएं। अपने हाथों को क्रॉस कर लें, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें और आंखें कोमलता से बंद कर लें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपनी आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना ही कोई मूर्त मन में बिठानी है, ना ही कोई मंत्र जाप करना है। केवल अपनी सांसों से जुड़ जाना है। हल्का सा अगर म्यूजिक मैम आप लगाएंगे, बहुत ही लो साउंड ठीक रहेगा। सांसों की धारा और मन की धारा एक हो जाए। पूरी तरह से सांसों के साथ एक होना है।
जब पानी में डुबकी लगाते हैं तो उसे हम स्नान कहते हैं, और सांसों में डुबकी लगाएं उसे हम ध्यान कहते हैं। अपनी सांसों में डुबकी लगाते रहें। पूरी तरह से एक हो जाएं अपनी सांसों के साथ। अपने सरल, सहज, स्वाभाविक, कोमल और नर्म सांसें। हृदय में केंद्रित हो जाएं। हृदय में प्रेम के कंपन को महसूस करें। प्रेम के स्पंदन को हृदय के चारों ओर महसूस करें। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ। ईश्वर प्रकाश है तो मैं भी प्रकाश हूँ। ईश्वर सुख, आनंद और अनुकंपा है तो मैं भी सुख, आनंद और अनुकंपा हूँ। ईश्वर शांति और सौम्यता है तो मैं भी शांति और सौम्यता हूँ। ईश्वर समृद्धि है तो मैं भी समृद्धि हूँ। ईश्वर अनंत ऊर्जा है तो मैं भी अनंत ऊर्जा हूँ। ईश्वर सर्वव्यापी है
तो मैं भी सर्वव्यापी हूँ। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है, तो मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। ईश्वर आलोचना रहित है, तो मैं भी आलोचना रहित हूँ। ईश्वर के एकीकृत क्षेत्र का अनुभव करते रहें। उस प्रेम के स्पंदन को जो हृदय के चारों ओर बहुत ही अधिक आवृत्ति से स्पंदित हो रहा है, उसे बहने दें। इस प्रेम को प्रसारित होने दें। धरती माँ को भेज दें ये प्रेम। एलिमेंट किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों तक ये ऊर्जा, ये प्रेम की ऊर्जा पहुंच रही है। सभी सजीव निर्जीव एक एक कण में ये ऊर्जा स्पंदित हो रही है। इस प्रेम को बहता हुआ महसूस करें। पूरी वायु, आकाश, पूरे ब्रह्मांड में यह प्रेम चारों तरफ स्पंदित होता हुआ महसूस करें। पूरे जगत में प्रेम की धारा बह रही है। पत्री सर का मिशन संपूर्ण जगत ध्यान जगत हो गया है। संपूर्ण जगत शाकाहारी जगत हो गया है। संपूर्ण जगत पिरामिड जगत बन गया है। और संपूर्ण जगत
मैत्री जगत बन गया है। मेरे विचार में अनंत शक्ति है। जिस एक विचार से ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, वही क्षमता निर्माण की हम सभी में मौजूद है। केवल हमें उसे अनुभव करना है। पंजाब की धरती नशा मुक्त हो गई है। वही खुशहाली चारों तरफ है। वही लहलहाते हरे खेत, हर घर में माँ का बैठकर दूध का बिलोना, मिट्टी की हांडी में बनता हुआ साग और चूल्हे पर बनती मक्की की रोटी। घरों में खुलते ताले, और वही कीकली और गिद्दे सभी चेहरों पर वो शुद्धता और भोलापन लौट आई है। पंजाब की पहले जैसी खुशहाली।
आखिरी 2 मिनट। बहने दें इस रुके हुए प्रेम को, आज सारे बांध खुलने दें। आखिरी 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पे रखेंगे। हाथों के अंदर ही आंखों को 1-2 बार खोले बंद करें और हाथों को नीचे ले आए। सहज सामान्य होते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे साथ इस ध्यान में जुड़े। सभी को नमन। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। महाअवतार बाबा जी को नमन। उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को नमन। यहाँ उपस्थित सभी ध्यानियों, मेरी शक्तियों को, मेरी सहयोगी बहनों को नमन। और सबसे ज्यादा धन्यवाद की पात्र गुरपिंदर मैडम, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके माध्यम से सभी अपने अनुभव शेयर करते हैं और दूसरों को उत्साह देते। गुरपिंदर मैडम को कोटि कोटि नमन करती हूँ मैं। थैंक यू गुरपिंदर। very much. We are speechless. We are speechless and आपकी प्रेजेंस और आपके मन से जो आज एक दुआ और ये एक संकल्प निकला पंजाब के लिए, वो कहीं ना कहीं हम जो यहाँ इन बिटवीन रहते हैं उन सब के, वो एक मन का अंदर से रहता है कि यस, वो जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना, एक पीस सी होती है ना, वो जो सब आसपास देखते हैं। तो आज ध्यान में ये संकल्प आया है तो बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ये तो मैडम पता नहीं स्पॉन्टेनियस ही हुआ है मेरा, कुछ ऐसा था नहीं, जो अपने आप ही ये शब्द आए हैं और जी ये होना ही था। यस, क्योंकि थैंक यू बहुत मैम। ध्यान भी बहुत डीप था, बहुत अच्छा ध्यान लगा। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो कमल जी। हाँ बिमला मैडम, मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट ही करने जा रही थी कि हाँ, हमारे जो बहुत ही मीठे स्वर की मालिक
ये बिमला मैडम से मैं अनुरोध करूंगी कि 2 लाइन हमारे लिए वो गाएंगी। ये गाना मेरे जहन में आ रहा है कि प्यार बांटते चले, प्यार बांटते चले। तो बिमला मैडम प्लीज ये 2 लाइन हमारे लिए गाएं। जी ये तो 2 ही लाइन में आती मुझे। चल हाँ 2 ही। मैं 2 लाइन दूसरे सॉन्ग की सुनाती है, मुझे इतना ही आता है। कोई बात हाँ, पहले 2 लाइन सुनाए, फिर आप और जो भी आपका मन हो वो सुनाए। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हाँ प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू बिमला थैंक मैडम जो आपका मन था वो भी सुनाइए। मैम हमारे पास समय है ना? यू जी। सुनेंगे जरूर हम लोग। हम जैसे हमारी पंजाबी की टीम है, हम बसंत पंचमी पे भी स्पेशल कर रहे हैं 6 बजे। आई विल शेयर यू लिंक। हम महीने में एक बार इकट्ठे होते हैं, जिस दिन आनंद उत्सव करते हैं, पूरा गाना बजाना सब। उस अच्छा, दिन ध्यान थोड़ा और आनंद ज्यादा होता है। जो भी जिसको जो सारी कला आती है वो सुनाते हैं। तो हाँ यस जी। विमला जी, सुनाइए जो आपके मन में भी था। तेरे, ये मैम ये स्पेशली कमलजीत मैम के लिए ही है ये। जी तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे गीत, धड़कन में तू है समाया हुआ, हाँ ख्यालों में तू ही तो छाया हुआ, हाँ धड़कन में तू है समाया हुआ, ख्यालों में तू ही तो छाया हुआ। दुनिया के मेले में लाखों मिले, मगर तू ही तो दिल को भाया हुआ। मैं तेरी जोगन, तू मेरा मीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे गीत। थैंक यू मैम, बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू बिमला मैम। थैंक यू। बहुत ही अच्छा गाया आपने। थैंक यू। और और किरण मैम है ना यहाँ पर? हाँ, किरण भी है। किरण मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? कविता मैम। जी वंडरफुल क्वेश्चन रहा मैम, बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ऊंचे लेवल का। जी। सो थैंक यू। कविता मैम शायद लीव कर गए हैं। किरण जी ने भी ज्वाइन किया था, तो अच्छा, जी। चलो कोई नहीं। तो तो हम जल्दी फिर मिलेंगे क्या मैम, लेंगे? जरूर हर हालत में। थैंक यू। तो बहुत ही वंडरफुल जर्नी, बहुत ही मतलब क्या बोलें कि अभी मन करता है कि वहाँ पहुँचे और पिरामिड के अंदर अनुभव लें अपने। और जल्दी ही जरूर पहुंचे, जरूर मिलेंगे करें। आपसे। तो सभी के लिए खुला है। जी और अब तो पिरामिड नए नए बन रहे हैं। जी कविता मैम ने भी इतना सुंदर पिरामिड बनाया है, बहुत ही ऊर्जा है उसके अंदर।
संजीवनी पिरामिड अपना नाम को साकार कर रहा है, वो पिरामिड। जी और भी बहुत सारे पिरामिड आने वाले हैं। जी। तो बस सभी पिरामिड्स का अनुभव लेते रहे, ध्यान करते रहे, थैंक यू विचार प्रसार करते रहे। थैंक यू थैंक यू। सभी को आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरपिंदर जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी भी वेट रहेगी फरवरी में, जैसे ही अभी तक है, तो मैं आपसे भी, कमलजीत मैम से लूंगी। सब लोग अपने अपने अनुभव शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग भी एक तरह की सेवा है, क्योंकि एक के अनुभव से हम लोग बोल के सिखाएं वो तो आप टीचर्स का है, लेकिन आम बंदा आप लोगों के एक्सपीरियंस सुना के ही हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं। मैं तो किरण से ये कह रही थी कि आप दोनों ने शेयर कर लिया तो बस हो गया, हमारा पहुंच ही गया मैसेज। नहीं तो नहीं क्या मतलब जरूरत ही नहीं है कि शेयर मैं करूं। तो नहीं, किरण ने कहा नहीं, मैं आपको करना ही है शेयर। मैम, और ऑब्वियसली दोनों दोनों शेयरिंग में एक ही कॉमन नाम आ रहा है, तो जो मोटिवेशन और जिनसे वहां पे एक पूरा धारा चली, तो वो उद्गम तक भी तो हमें पहुंचना था ना। तो उद्गम तो एक ही है। यस, लेकिन वो सब जगह धाराएं शुरुआत तो हुई, जैसे जो आपने एक जी, वहां के स्कूलों में। जो भी हमारे माध्यम से काम हो जाए, जी हमें उसके लिए अग्रसर रहना। यस। सो थैंक यू थैंक मास्टर्स, डिवाइन यू, नाइट टू ऑल बहुत ऑफ अच्छा यू। लगा जल्दी फिर आप मिलेंगे। यस, थैंक सभी यू से मैम। मिलके, आपसे मिलके। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू थैंक यू।